गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही है आईएसएस पेपर 1 की, तो 2021 का आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम 26 पे थोड़ा देखते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है, एक्सेल इज ए सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। एक्सेल एक सीक्वेंस है जो आईआईटी रैंडम वेरिएबल्स का है, मतलब सारे रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मींस सारी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, ठीक है। x1 की एक्सपेक्टेशन 1 के बराबर है, मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन 1 के बराबर है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 टू द पावर 4 यानी कि फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, किसके बराबर है ये नहीं पता है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि वेरिएंस ऑफ x1 एग्जिस्ट करेगा, और अगर वेरिएंस ऑफ x1 एग्जिस्ट करेगा तो जितने भी सीक्वेंस के जो रैंडम वेरिएबल्स हैं सबका वेरिएंस एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। अब वो कह रहा है ये अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं, दिस इज व्हाट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर माइनस 5n डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 12n। ये कन्वर्ट करती है नॉर्मल 0 1 को विद द डिस्ट्रीब्यूशन विद द लॉ, ठीक। तो क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों सीएलटी का क्वेश्चन है, ये मैं पहले कई वीडियोस में अपने बता चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीएलटी से सॉल्व होते हैं, जहां पे मोड ऑफ कन्वर्जेंसी विद द लॉ होती है, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा हुआ कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ x1, जो आपने ये शो कर दिया कि एग्जिस्ट को कंफर्म करता होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, आप एक बार चाहो तो क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंपल है, ऐसी चीजें मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो जब भी मैंने बोला है कि अगर आपको सीएलटी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Sn एक मान लेते हैं जो सीक्वेंस का फॉर्मेट होता है। सीक्वेंस का फॉर्मेट है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट xn स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, कुछ भी करके इस Sn का एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn अगर पूछा जाए तो बाय द प्रीवियस डिस्कशन n टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर। नाउ दिस इज n टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दिस इज व्हाट n टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 मेरे से पूछा गया है, तो सपोज आई कॉल दिस इज सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन है 1 के बराबर, सो दिस इज प्लस 1, ठीक। चलिए कोई इशू नहीं है। नाउ वी कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ Sn। नाउ दिस इज व्हाट n टाइम्स वेरिएंस ऑफ S1 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर वो n टाइम्स हो जाएगा। अब वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर क्या होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन एग्जिस्ट कंफर्म करेगा। क्यों करेगा एग्जिस्ट, देखिए दिस इज व्हाट n टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 की पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। अब उसने दिया है ये क्वेश्चन में कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 की पावर 4 जो है एग्जिस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा, वो तो आपने निकाल रखा है। तो इसका मतलब ये जो भी चीज है वो एग्जिस्ट करेगी, ये गारंटी है। मान लो दिस थिंग इज a, सपोज, तो मैंने लेट कर दिया कि भैया ये जो वेरिएंस ऑफ Sn है वो a के बराबर है। बाय द सेंट्रल लिमिट थ्योरम Sn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ Sn का अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं तो ये कंफर्म करेगा नॉर्मल 0 1 को विद द लॉ या विद द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा सा एप्लीकेबल करूं मेरे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Sn माइनस n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ a, क्योंकि मैंने वेरिएंस ऑफ Sn को a मान रखा है। नाउ दिस कन्वर्जेस विद द डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, 1, ठीक। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है
मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को लेके आते हैं। क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिस इज Sn, दिस होल सिनेरियो इज Sn, दिस वन इज Sn, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो उसने दे रखा है Sn माइनस के 5n डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 12n। ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, नॉर्मल 0,1 को विद द डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब अगर ऐसा उसने क्वेश्चन में हमें दे रखा है बच्चों, तो मैं अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं, ठीक है, इस चीज का और इस चीज का मैं अगर कंपैरिजन करूं तो कंफर्म n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर बनेगा, 5n के बराबर बनेगा। आपसे अगर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस का डिस्कशन किया जाएगा तो ये जो चीज है वो अंडर रूट ऑफ a के बराबर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो हमसे पूछा नहीं गया है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो वेरिएंस है मेरे रैंडम वेरिएबल का वो 4 के बराबर बनेगा। आप अगर गौर से थोड़ा देखेंगे तो आंसर भी मुझे यहाँ पे मैच है मेरे पास, ठीक है, 4, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो CFT का क्वेश्चन था, कन्वर्जेंसी विद द डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, जो कि वेरी सिंपल है, बस बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन इजीली हो जाता है। चलिए खैर आगे हम लोग चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, आराम से पढ़िएगा। कह रहा है कि लेट x हैव ए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F, मतलब x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि CDF कैपिटल F जो है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि y इज इक्वल टू माइनस के log fx इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या ये बात ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट है f of x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल 0 to 1। क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है? मेरे बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले वाले स्टेटमेंट का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों है देखिए, वेरी सिंपल। इसको मैं थोड़ा इधर ले गया क्योंकि मुझे कुछ समझाना है आपको। वेरी सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस हम लोग नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सेकंड स्टेटमेंट पे थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। सेकंड स्टेटमेंट बच्चों ये कह रहा है, मान लीजिए x एक रैंडम वेरिएबल है और f ऑफ x एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो f ऑफ x अगर मैं मान लूं एक सेकंड के लिए, जैसे होता भी है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन की कैटेगरी में आता है, तो कंफर्म y इज इक्वल टू f ऑफ x अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल बनेगा, क्योंकि ये रूल है इफ x इज a random variable g dot is a continuous function then g of x confirm a random variable। ठीक, अब अगर ये डिफरेंशिएबल है मान लीजिए, तो dy by dx अगर मैं करता हूं तो दिस इज f dash x and this is nothing but the density function of the random variable। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल कभी आपने पढ़ा होगा वो क्या है, वो है f of x is equal to mod of dy by dx into f of y। ठीक, now this implies what? f of x is equal to f of x into f of y। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो f of y बराबर आ जाएगा 1 के। अब मेरे बच्चों डेंसिटी फंक्शन ऑफ y 1 के बराबर है, विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की होती है। अब बात यह आती है कि y यूनिफॉर्म को फॉलो करेगा, ये कंफर्म गारंटी है, जिसका डेंसिटी फंक्शन है 1 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन ये कि विच यूनिफॉर्म। अब वो विच यूनिफॉर्म का इस बात से पता लगेगा कि जो y की वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई करेगी। चलिए देखते हैं y एक्चुअली में है क्या। y है CDF f of x, और आपको पता है कि CDF की वैल्यू हमेशा
0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0,1 को, यानी कि जो CDF है वो फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0,1 को। ठीक, अब जो स्टेटमेंट 1 था वो क्या था बच्चों, देखिए बिल्कुल सिंपल है। स्टेटमेंट 1 कुछ ऐसे है कि भाई मान लीजिए अगर x फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0,1 को और आप एक रैंडम वेरिएबल बनाए y विच इज इक्वल टू माइनस के log ऑफ x, तो ये किसको फॉलो करेगा? ये चीज हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो करेगा। कैसे करेगा? देखिए dy बाय dx अगर आप कैलकुलेट करेंगे बाय द सेम रूल तो माइनस के 1/x। ठीक है, अगर मैं इसका एब्सोल्यूटनेस को कंसीडर करूं तो मोड dy बाय dx इज इक्वल टू 1/x। अगर मैं रूल लगाऊं कि भैया f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ dy बाय dx इनटू f y y, मान लीजिए मैं ये रूल लगाऊं तो डेंसिटी फंक्शन किसके बराबर है? 1 के। दिस इज इक्वल टू x इनटू f y y। थोड़ा और फर्दर सोल्व करें तो f ऑफ y y बराबर आ जाएगा x। लेकिन ऐसा मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, अगर ये y का डेंसिटी है तो इधर भी y ही होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं अब y कैलकुलेट करूंगा, मान लीजिए आपके सामने अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस y आपको लिखना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज e टू द पावर माइनस y। और ये अगर डेंसिटी फंक्शन देखें आप तो एक्सपोनेंशियल 1 का है, इसका मतलब y फॉलो कर गया किसको? एक्सपोनेंशियल 1 को। तो मेरे बच्चों स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और पॉइंट टू बी नोटेड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, तो आई थिंक सो आपकी समझ में आया होगा। तो पहला जो ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 इज द राइट ऑप्शन। चलिए इजी क्वेश्चन था, कोई टिपिकल टास्क नहीं है, बस कुछ थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट y1 y2 b2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, उनको डिफाइन कर दिया x1 x2 के रेस्पेक्ट में। y1 इज डिफाइंड एज 2x1 plus 3x2 and y2 is defined as x1 plus 2x2 where x1 and x2 are also independent random variables। ये इंफॉर्मेशन कुछ उसने हमें दे रखी है। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ y1 किसके बराबर है? 72। वेरिएंस ऑफ y2 किसके बराबर है मेरे बच्चों? 25। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो रिलेशन दे रखा है वो भी लिख लेता हूं। y1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 मुझे रिलेशन दे रखा है, और मेरे बच्चों y2 इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या क्या पूछा हुआ है? फाइंड में पूछा हुआ है, फाइंड हमें करना है वेरिएंस ऑफ 2/3 x1 माइनस के 4x2, हमें ये कुछ पूछा हुआ है। चलिए खैर इसको थोड़ा सा अब हम साइड में ले लेते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इजी है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए मेरे बच्चों, तो वेरी सिंपल, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, हम उस पर काम करते हैं। कैसे? देखिए वेरिएंस ऑफ y1 इसके बराबर है, तो यहां से वेरिएंस ऑफ y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x2। और मेरे बच्चों वेरिएंस ऑफ y1 किसके बराबर दिया हुआ है? 72, तो मैंने 72 भी लिख लिया। चलिए अगले वाली इक्वेशन को अगर आप देखें, वेरिएंस ऑफ y2 किसके बराबर आएगा? वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x2, और ये किसके बराबर है? 25 के बराबर है। तो मेरे पास दो इक्वेशन यहां से आ गई। 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x2 इज 72। वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x2 इज इक्वल टू 25। सोल्व करना है, तो सोल्व करने में मैं क्या करूंगा? जो सेकंड वाली इक्वेशन है मेरे बच्चों, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसमें मैं 4 से मल्टीपल कर दूंगा। ठीक, तो मेरी इक्वेशन कुछ पैरेलल बन जाएगी।
कैसे बन जाएंगी? पहली इक्वेशन को मैंने सेम रखा, 4 टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस 9 टाइम्स सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा? 7 सिग्मा 2 स्क्वायर मेरे बच्चों यहाँ पे मिलेगा कितना? 28। तो दिस इज व्हाट सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर। सिग्मा 2 स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ x2 जो है वो 4 के बराबर आ गया। तो वेरिएंस ऑफ x2 इज इक्वल टू मेरे बच्चों 4 के बराबर। ठीक, अब ये चीज आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। मान लीजिए इस इक्वेशन में डाल दोगे आप, तो वेरिएंस ऑफ x1 किसके बराबर मिलेगा? 25 माइनस 4 चौक 16 कितना आ गया? 9। सो वेरिएंस ऑफ x1 इज इक्वल टू 9। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने गिवन इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर दी। वेरी सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या था दिस वन? तो दिस इज 4/9 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 16 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x2। कोवेरियंस वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट हमें दे रखे हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा? 4/9 इंटू 9 प्लस 16 इंटू 4 कितना आ गया? 64। तो कितना आ गया? 68। कहाँ है ऑप्शन? 68 ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट है मेरे बच्चों, 68 इज द आंसर। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन सिंपल थे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब इजी है। होप सो आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।